शुरू करने से पहले आप लोग से एक विनती है, प्रार्थना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और जो भी इसमें कोई भी परेशानी हो, दिक्कत हो, तो आप कमेंट में हमको मैसेज कर सकते हैं। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक आप लोग भी जानते होइएगा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर है। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सवाल है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डॉट कारण बनी हुई है। जाति प्रथा भारत में एक बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण है, यानी इसीलिए इसका राइट आंसर सी होगा। राइट आंसर सी होगा 2 का। फिर 3 नंबर है, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए सबसे आवश्यक मानता है श्रम विभाजन को। राइट आंसर 3 का ये हो जाएगा। 3 का ये हो जाएगा। फिर है, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? लेखक को इस युग में विडंबना वहाँ पे दिखाई देता है जातिवाद में। कहाँ दिखाई देता है? जातिवाद में। 4 का आंसर हो जाएगा ये, जातिवाद। 5 में, डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? तो डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम भीमाबाई। क्या नाम था? भीमाबाई। 5 का आंसर डी हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं आगे। 6 नंबर सवाल पे, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? पीएचडी की उपाधि धारण की थी 1916 में। पीएचडी की उपाधि धारण किए थे 1916 में। मूकनायक क्या है? मूकनायक क्या है? तो एक पत्रिका है। यह मूकनायक डायरेक्ट सवाल पूछता है, मूकनायक क्या है? तो एक पत्रिका है। नेक्स्ट, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम रामजी सकपाल थे। रामजी सकपाल, बी आंसर 8 का। डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुआ था? डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु 1956 में दिल्ली में हुआ था। 1956 में दिल्ली में। 9 नंबर का सवाल। 10 नंबर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ है। 14 अप्रैल 1891 में हुआ है। 10 का डी हो जाएगा। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका भीमराव अंबेडकर की है। किसकी है? भीमराव अम्बेडकर। 12 के ये हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट सवाल पे। ये तो आपका 2 ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है, यह 12 नंबर क्वेश्चन का है ऑप्शन। 13 नंबर पे आइए, सभ्य समाज की आवश्यकता है। सभ्य समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? श्रम विभाजन है। चलिए नेक्स्ट, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? तो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उत्तम शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क गए थे। कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क गए थे। नेक्स्ट सवाल, ये सवाल आता है, इंपॉर्टेंट है, इसको सब पूरा बढ़िया से देखिएगा, शुरू से लेकर के अंत तक ले। अंबेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। अंबेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। इनमें से सभी के थे, बुद्ध के, जो कबीर और ज्योतिष फुले, इनमें सब के यह प्रेरणा स्रोत थे। सबसे सीख कुछ इनके बातों को ध्यान में रख करके आगे बढ़ते थे। जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? तो 1936 में हुआ था। 1936 में। 16 का सी। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक भाषण है। ये क्या है? यह भाषण है। बी हो जाएगा। 18, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? डॉक्टर अंबेडकर की रचना इनमें से सभी है। द कस्टम इन इंडिया है, द अनटचेबल, हु आर शत्रुज है, इनमें से सभी है। डायरेक्ट याद करके रखिएगा, डायरेक्ट पूछता है द कस्टम इन इंडिया किसकी रचना है? तो डॉक्टर अंबेडकर की। द अनटचेबल हु आर द किसकी रचना है? डॉक्टर अंबेडकर की। हु आर शत्रुज किसकी रचना है? डॉक्टर अंबेडकर की। चाहे इसमें से दे देगा, इस तरह भी दे देगा, जिस तरह हम सेट किए हैं, इस तरह भी दे सकता है, चाहे उस तरह दे सकता है। आइए नेक्स्ट सवाल चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात, जातिवाद के पोषक की कमी नहीं होना चाहिए। जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, यही लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात है। नेक्स्ट 20 नंबर, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता हो, समानता हो और भातृत्व का भाव हो, वही एक आदर्श समाज हो सकता है।
राइट आंसर 20 का ये होगा। नेक्स्ट 21, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा को मानते हैं। किसे मानते हैं? जाति प्रथा को। आइए गया, द कस्टम इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? डायरेक्ट इस तरह भी सवाल आएगा, द कस्टम इन इंडिया देयर मैकेनिज्म की रचना किनकी रचना है? यह तो भीमराव अम्बेडकर की। सवाल पूछा हुआ है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डॉट डॉट है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा है। हानिकारक प्रथा है, बी आंसर हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में। महू मध्य प्रदेश में, राइट आंसर ये हो जाएगा 24 का। चलिए आइए नेक्स्ट सवाल पे आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तब बहिष्कृत भारत का। बहिष्कृत भारत का किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। राइट आंसर बी हो जाएगा। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्य कुशलता के लिए मानता है। कार्य कुशलता के लिए मानता है। राइट आंसर ये हो जाएगा 27 का। 28 में है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का बाबा साहेब किस भाषा का संपादित अंश है? तो यह है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, सी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए समय हम ज़्यादा नहीं लेते हुए आपका क्वेश्चन पे चल रहे हैं, डायरेक्ट फटाफट कराते चल रहे हैं। ऑब्जेक्टिव है, फटाफट इसी तरह आप लोग भी देखते जाइएगा। अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया था? तो ललई सिंह यादव ने किया था। ललई सिंह यादव ने किया था। ललई सिंह यादव ने। राइट आंसर ये हो जाएगा 29 का। नेक्स्ट सवाल, अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो अम्बेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। अम्बेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। सी आंसर राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल। आइए, पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पूरी करा दिया गया आपको। अब नेक्स्ट चैप्टर है 20 के दांत। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पहला चैप्टर था जो पूरा ऑब्जेक्टिव उसका करा दिया गया। अब आइए हम लोग करते हैं 20 के दांत का ऑब्जेक्टिव। 20 के दांत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट कराया जा रहा है आपका। 20 के दांत के लेखक कौन है? 20 के दांत डायरेक्ट सवाल आता है तो नलिन बिलोचन शर्मा है। नलिन बिलोचन शर्मा, सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। 20 के दांत कौन सी विधा? 20 के दांत कौन सी विधा है? तो 20 के दांत एक कहानी है। कैसा है? एक कहानी है। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में। 20 के दांत का मुख्य पात्र कौन है? तब खोखा है। कौन है? खोखा है। राइट आंसर बी हो जाएगा। खोखा का दूसरा नाम क्या है? तो खोखा का दूसरा नाम कासू है। 5 का बी। खोखा का दूसरा नाम क्या था? कासू था। नेक्स्ट सवाल पे आइए। कासू किसका पुत्र था? तो सेन साहब का पुत्र था। कासू किसका पुत्र था? सेन साहब का पुत्र था। गिरधर लाल सेन साहब के फैक्ट्री में क्या थे? तो किरानी थे। क्या थे? एक किरानी। ये आंसर हो जाएगा सर। मदन किसका बेटा है? मदन गिरधर लाल का बेटा है। मदन किसका बेटा है? गिरधर लाल। खोखा किन मामले में अपवाद था? खोखा घर के नियमों की धज्जियां उड़ाने में। घर के नियमों की धज्जियां उड़ाने में अपवाद था। खोखा के दांत किसने तोड़ डाले थे? खोखा के दांत मदन ने तोड़ा था। किसने तोड़ा था? मदन ने। मदन ने खोखा के कितनी दांत तोड़ डाले थे? 2 दांत। दो दांत। सेन साहब की नई मोटरकार कितनी की थी? साढ़े 7,000 की। मात्र 7,500 की कार थी यह। सी आंसर 7,500 की कार थी। नेक्स्ट सवाल पे आइए। सेन साहब की मोटर किस रंग की थी? सेन साहब की मोटर जो थी, मोटर यानी गाड़ी, काला रंग की थी। काली कलुठी। सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो सेन साहब खोखा को एक इंजीनियर बनाना चाहते थे। बी आंसर हो जाएगा 14 का। सेन साहब के आंखों का तारा कौन था? सेन साहब की आंखों का तारा था खोखा। कौन था? खोखा था। सेन साहब किस तरह के आदमी थे? सेन साहब एक तानाशाह आदमी थे। किस तरह के आदमी थे? चलिए आइए। मदन और कासू के बीच झगड़े का कारण क्या था? तो मदन और कासू के बीच झगड़े का कारण लट्टू के खेलने के ललक। लट्टू के खेलने के ललक, सी आंसर। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात है? मार खाना मामूली बात था। झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है? तो महल वाले जीतते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए और इसके आगे सवाल। मोटर कार को अगर खतरा था तो किससे था? कासू से था। किससे था? कासू से। कासू से खतरा था।
नलिनी मिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1916 को, 18 फरवरी 1916 को हुआ था। खोखा किस कहानी का पात्र है? खोखा एक 20 के दांत। खोखा नाउम्मीद बुढ़ापे का क्या था? एक आंखों का तारा। आंखों का तारा कह सकते हैं। खोखा नाउम्मीद बुढ़ापे का क्या था? एक सहारा भी कह, सहारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। आंखों का तारा नहीं, सहारा कहेंगे, आंखों का नहीं तारा होगा, सहारा आंसर होगा, सहारा। नौ खोखा नौ उम्मीद बुढ़ापे का एक क्या था? बुढ़ापा हो गया था उसके बाद मम्मी पापा, उसके बाद ये जन्म हुआ था खोखा का, तो ये हम कह सकते हैं सहारा था। सीमा कौन थी? तो सीमा सेन साहब की बेटी थी। सेन साहब की बेटी थी। सेन साहब की गाड़ी कौन छू रहा था? सेन साहब की गाड़ी मदन छू रहा था। मिस्टर सिंह की गाड़ी की हवा किसने निकाल दी थी? कासू बाबू ने, कासू ने निकाली थी। नेक्स्ट सवाल, कासू मदन के साथ किस खेल में शारीरिक होना चाहता था? तो लट्टू के खेल में। किस खेल में? लट्टू के खेल में शामिल होना चाहता था। किसने मदन को एक घूसा रसीद कर दिया? तो मदन को खोखा ने किया था। किसने किया था? खोखा ने मारा था। उसके बाद ऐसे ही लड़के आगे चल कर के चोर गुंडा डाकू बनते, यह किसने कहा था? यह कथन किसका था? तो सेन साहब का था। सेन साहब किस कहानी के पात्र हैं? सेन साहब 20 के दांत। 20 के दांत। स्वास्थ्य लाभ के लिए पुत्रियों को क्या सिखाया गया था? स्वास्थ्य लाभ के लिए पुत्रियों को खेलना सिखाया गया था। खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है? बच्चा बच्ची, बच्चा बच्ची होता है। सोफर का अर्थ क्या होता है? तो ड्राइवर होता है। सोफर का अर्थ ड्राइवर होता है। नेक्स्ट सवाल पे आइए। मदन अक्सर किसके हाथों से पिटाता था? तो मदन अक्सर हमेशा अपने पिता के हाथों से पिटाता था। अपने पिता के हाथों से पिटाता था। देखिए बाबू, यह हमारे कोचिंग का नाम है सक्सेस पॉइंट क्लासेस मोतिहारी, जो आपको यहाँ पे दिया गया है कि यह 2022 का स्टूडेंट रहा सोनू कुमार, जो 436 नंबर लाए हैं। 436। उमजीत कुमार इस साल लाया है 445 नंबर लाया है। उमजीत बाबू 445 नंबर। सुधीर कुमार 408 नंबर। आपको भी इसी तरह नंबर लाना चाहते हैं तो अभी पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो देखते रहिए। इसी तरह वीडियो देखते रहिए और अपने दोस्तों के पास चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। आपको अभी नंबर इसी तरह लाना चाहते हैं तो अभी नंबर लाना चाहते हैं तो आइए नेक्स्ट सवाल। देखिए, नेक्स्ट सवाल कराने से पहले आप लोग को हम कहना चाहेंगे कि चलिए आइए तीसरा चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, समझे। उसके बाद फिर आगे आप लोग से कहेंगे जो कहना है सो। भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है? भारत से हम क्या सीखे चैप्टर 3 है। यह चैप्टर 3 है, भारत से हम क्या सीखे। चैप्टर 3 भारत से हम क्या सीखे। तो भारत से हम क्या सीखे का लेखक है मैक्स मुलर है। कौन है? मैक्स मुलर, डी आंसर है। मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे? तो जर्मनी के रहने वाले थे। भारत से हम क्या सीखे पाठ कौन सी विद्या है? तब भारत से हमें क्या सीखे? यह भाषण है। कैसे ही यह भाषण है, डी आंसर हो जाएगा। मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? विवेकानंद ने कहा। किसने कहा? विवेकानंद ने। भारत में सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है? सर्वाधिक आबादी गाँव में बसती है। किस कहाँ बसती है? गाँव में बसती है। चलिए आइए सवाल आगे कराते हैं। साचा भारत कहाँ बसता है? साचा भारत गाँव में बसता है। साचा भारत कहाँ बसता है? गाँव में बसता है। दारिश क्या है? तो दारिश एक सोने के सिक्के हैं। सोने के सिक्के, राइट आंसर ए हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग कहाँ का गवर्नर जनरल था? वारेन हेस्टिंग भारत का गवर्नर जनरल था। पारसीर धर्म को संस्थापक कौन था? पारसीर धर्म के संस्थापक कौन थे? जरथुष्ट था, डी आंसर हो जाएगा। हरकस कौन थे? हरकस एक वंशपतिक वैज्ञानिक थे, राइट आंसर बी हो जाएगा। विशाल भारत में किस चीज़ का खान है? तो प्राकृतिक सुषमा, डी आंसर हो जाएगा 11 का। सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करके भारत कब पहुँचे थे? 1783 में। 1783 राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। मैक्स मुलर ने कढ़ और केन उपनिषद का अनुवाद किस भाषा में किया था? जर्मन भाषा में किया था। किस भाषा में किए थे? जर्मन भाषा में किए थे। निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? निर्वंश विद्या का संबंध आपका डी आंसर है मानव विज्ञान से है। मानव विज्ञान से है।
प्लेटो और कांट थे, प्लेटो और कांट थे एक महान दार्शनिक थे, महान दार्शनिक थे। मुंडा किस देश की जाति है? मुंडा एक भारत की जाति है। किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने का सिक्का मिला था? तो हेस्टिंग्स के समय मिला था। मैक्स मुलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? तो भारत देश है। मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था? तो मेघदूत का किया था, मेघदूत का किए थे। नेक्स्ट, प्लेटो का संबंध किस देश से है? प्लेटो का संबंध यूनान से है, प्लेटो का संबंध यूनान से है। नेक्स्ट है, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे प्रदान की थी? तो मैक्स मुलर को। किसे? मैक्स मुलर को। सक्सेस पॉइंट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सभी स्टूडेंटों से निवेदन है कि हमारे चैनल को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के पास सब्सक्राइब करने के लिए। इसी तरह आप हमारे चैनल पे बने रहिए। हमारे चैनल पे आपको हर एक चैप्टर का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज से लेकर के मिसलेनियस कराया जा रहा है, हर एक विषय का। जैसे आज हिंदी का हम लिए हैं, आज हिंदी का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं आप लोग को। बीच 3 चैप्टर तक करा दिया गया। 4 चैप्टर में आइए, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसको कराते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं यह निबंध किसने लिखा? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखा हुआ है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखा हुआ है। कामसूत्र के लेखक कौन है? कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन है। कौन है? वात्स्यायन। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? गौर देश के लोग, गौर देश के लोग पसंद करते थे। 4 नंबर क्वेश्चन है, कौन छोटे छोटे नखों को पसंद करते थे? दक्षिणताय करते थे। हजारी प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? हजारी प्रसाद का जन्म बलिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? बलिया में। नेक्स्ट सवाल, देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? इंद्र को। किसे? इंद्र को किया जाता है। नख किसका प्रतीक है? नख पशुता का प्रतीक है, पशुता का। आर्यों के पास था इनमें से सभी, लोहे का अस्त्र, घोड़े, मिट्टी के घर, इनमें से सभी थे। नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? एटम बम पर। किस पे कर रहा है? एटम बम पे। नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक के सामने किसने पूछा? बेटी ने। किसने पूछा? सॉरी, यह आंसर नहीं है, बेटी ने पूछा था। सी आंसर है इसका, सी आंसर राइट। हिरोशिमा कहाँ स्थित है? हिरोशिमा जापान में स्थित है, जिसपे अमेरिका के द्वारा बम गिराया गया था। दधीचि की हड्डी से क्या बना था? इंद्र का वर्ज, इंद्र का वर्ज बना था। दधीचि के हड्डी से क्या बना था? इंद्र का वर्ज बना था। नेक्स्ट सवाल पे आइए, द्विवेदी जी ने निर्जल अपराधी किसे कहा है? नाखून को कहा है। किसे कहा है? नाखून को कहा है। 14 नंबर में, भारतीय संस्कृति की क्या विशेषता है? तब बंधन युक्त विशेषता है, बंधन युक्त। हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस पे गर्व है? भारतीय परंपराओं पर गर्व है, भारतीय परंपराओं पर गर्व है, ये आंसर हो जाएगा। हिंदी साहित्य का आदिकाल किनकी कृति है? हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृति है। नाखून का इतिहास किस पुस्तक से मिलता है? कामसूत्र से मिलता है। महाभारत क्या है? महाभारत एक पुराण है, डी आंसर। हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? बर्बरता समापन हेतु, बर्बरता समापन हेतु, बार बार बढ़ता है, इसको समाप्त करने के लिए। नेक्स्ट सवाल आइए, सब पुराने अच्छी नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, यह किसने कहा था? तो कालिदास ने कहा था। किसने कहा था? कालिदास ने। ललित निबंध है, ललित निबंध है एक, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। निर्जल अपराधी किसे कहा गया है? नाखून को कहा गया है। दूसरे के इशारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं? मूढ़ लोग कहते हैं, मूढ़ लोग, मूढ़ लोग। हजारी प्रसाद को साहित्य अकादमी पुरस्कार की रचना पर मिलना था आलोक पर्व, आलोक पर्व। प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था नाखून। क्या था? नाखून था। चलिए चलिए देखिए दोस्तों, आज आप लोग का 4 चैप्टर तक ऑब्जेक्टिव करा दिया गया है इम्पोर्टेंट। फिर आप लोग से नेक्स्ट आगे
5 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा, 5 से लेकर के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव गद्य का, हिंदी गद्य जो खंड है उसका कराया जा रहा है, उसके बाद पद खंड का, उसके बाद वर्णिका का। इसी तरह धीरे धीरे ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट कराया जाएगा। आज आप लोग को 4 चैप्टर तक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव करा दिया गया। आप लोग शुरू से लेकर के